इराक में अमेरिकी सेना एक लड़ाई के बीच में होती है। माइल्स और उसके साथी एक टूटे हुए इमारत में छिपने के लिए जाते हैं। जब वो दुश्मनों पर गोलीबारी कर रहे होते हैं तो दुर्भाग्य से उनके कप्तान को गर्दन में गोली लगने से खून बहने लगता है और वो माइल्स की बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। अचानक एक विस्फोट से पूरी इमारत हिल जाती है और एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। बाद में माइल्स फिर से लड़ने के लिए बाहर जाता है। जब वो एक पहाड़ी पे दौड़ रहा होता है तो उसके पेट में गोली लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। माइल्स आसमान में दो मिसाइल जैसी वस्तुओं को उड़ते हुए देखता है, जिसके बाद एक अजीब विमान उसके पास आता है और उसकी ओर रोशनी कर देता है। इससे वो चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद माइल्स दर्द के साथ एक अजीब कमरे में जागता है और वहाँ कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। हर इंच पर ग्रे पैनल लगे हुए थे। माइल्स खुद को उठा के दीवार को करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घाव से बुरी तरह से खून बहने लगता है और वो फिर से गिर जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वो अपने इमरजेंसी सप्लाई का उपयोग करके घाव को साफ करता है और पट्टी बांधता है। फिर माइल्स अपना रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है और वो ऊपर देखता है तो दीवार पर त्याग लिखा हुआ देखता है, जो पहले वहां नहीं था। वो फिर से मदद मांगने की कोशिश करता है और इस बार कुछ अरबी शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वो फिर से देखता है तो दीवार पर अब सब कुछ त्याग दो लिखा हुआ होता है और फर्श पर पापी की आत्मा को बचाओ लिखा होता है। अब माइल्स फिर से देखता है और लिखा था कि सभी आशा को त्याग दो। उसे चक्कर आने लगता है और माइल्स अपना बैग और कपड़े उतार देता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कमरे का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माइल्स का शरीर पसीने से भीग जाता है और वो दीवार पर मारते हुए बाहर निकलने की भीख मांगते हुए पागल होने लगता है। जब उसका पसीना जमीन पर टपकता है तो वो उबलने लगता है और माइल्स सोचने लगता है कि क्या वो वास्तव में मर चुका है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी बंदूक उठाकर दीवार पर गोली चलाने लगता है। अंततः गर्मी असहनीय हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है और असहनीय दर्द से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। बाद में जब माइल्स जागता है तो तापमान सामान्य हो चुका होता है। वह जल्दी से अपना फ्लास्क पकड़ता है ताकि कुछ पानी पी सके, लेकिन उसी क्षण कमरा घूमने लगता है और माइल्स और उसकी चीजें उधर उधर गिरने लगती है और हर बार जब दीवार घूमती है तो उसे चोट लगती है और कुछ मिनटों तक ये चलता रहता है। अंत में जब वो रुकता है तो माइल्स नोटिस करता है कि कमरा नई स्थिति में है, क्योंकि शब्द अब अलग स्थान पर है। उसको हैरानी होती है कि कुछ चीजें छत पे चिपकी हुई है। पहले माइल्स घबराता है ये सोच के कि यह एक सपना है, मगर जब वो शांत होता है तो वो फिर से रेडियो का उपयोग करता है और कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जल्दी ही कॉल समाप्त हो जाता है। माइल्स सोचता है कि कमरा सिग्नल को रोक रहा है और उसे याद आता है कि उसके पास एक सेल फोन भी है जो छत पर है। उसे नंबर याद नहीं आता, इसलिए वो अपने दूरबीन का उपयोग करके स्टिकर को चेक करता है और अपने चाकू से फर्श पर नंबर लिखता है। अचानक फोन बजने लगता है और माइल्स उसे पकड़ने के लिए कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसके घाव पर असर पड़ता है। फिर वो एक जूता फेंकता है, लेकिन फोन को मारने के बजाय वो भी छत पे चिपक जाता है। उसी समय दीवार पर बर्फ जमने लगती है, इसलिए माइल्स जल्दी से जितने कपड़े तक पहुंच सकता है उसे पहन लेता है और एक भ्रूण की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि बर्फ उसके चेहरे को ढकने लगती है। कुछ ही देर बाद बर्फ इतनी ही तेजी से गायब होती है जितनी तेजी से आई थी और माइल्स के हाथों की उंगलियां बैंगनी हो जाती है। वो अपने शरीर को गर्मी पाने के लिए रगड़ता है और फोन की घंटी फिर से सुनाई देती है, इसलिए वो उसे अपनी बीच की उंगली दिखाता है। अचानक एक अलार्म बजता है और कमरा फिर से हिलने लगता है, जिससे फोन गिर जाता है। माइल्स दर्द के साथ फिर से इधर उधर फेंका जाता है, लेकिन इस बार वो फोन को पकड़ने में सफल हो जाता है। ठीक उसी समय जब कमरा घूमना बंद हो जाता है, अब उसे अपना हेलमेट भी मिल जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो कुछ च्युइंगम खाता है जो उसने लड़ाई से पहले छिपाया था। इसके बाद वो फोन का कॉल लॉग चेक करता है और उस नंबर को डायल करता है जिसने उसे कॉल किया था। पहले तो केवल स्टैटिक सुनाई देती है, लेकिन जल्द ही उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वो महिला समझाती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और वो एक घूमते हुए कमरे में है। माइल्स उससे कमरे का वर्णन करने को कहता है और पुष्टि करता है कि ठीक उसी तरह का कमरा उसका भी है। जब महिला बताती है कि वहाँ कोई रोशनी का स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख सकती है, माइल्स को एहसास होता है कि वो अभी उसी स्थिति में है और वो अपने हाथ को ध्यान से देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर खुद ही रोशनी का स्रोत हो। फिर माइल्स कुछ सवाल पूछता है ताकि महिला के बारे में जान सके, लेकिन वो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि माइल्स एक धोखाधड़ी का हिस्सा है। माइल्स गुस्से में उस पर चिल्लाता है और बताता है कि वो भी फंसा हुआ है और साथ ही खून भी बह रहा है। महिला रोने लगती है और माफी मांगती है, सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका नाम डेम्सी है और उसे किडनैप करने से पहले वो हाईवे पे थी। माइल्स को याद आता है कि उसकी टीम भी हाईवे के पास ही थी और डेम्सी पूछती है कि क्या वो वहीं तैनात था, जिससे माइल घबरा जाता है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि वो एक सैनिक है। डेम्सी उसे विश्वास दिलाती है कि उसने यह अनुमान उसके सवालों और बातों के तरीके से लगाया। उसी क्षण डेम्सी बोलना बंद कर देती है और दर्द से कराहने लगती है। अचानक माइल्स के टैग पीछे खींचे जाते हैं और चैन उसे घुटन देने लगती है। एक अदृश्य शक्ति उसके हाथ खोलती है जिससे वो फोन गिरा देता है। उसका शरीर हवा में तैरने लगता है और एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है जो उसके सभी अंगों को खींचती है और उसे फिर से जमीन पे गिरा देती है। फोन पर डेम्सी के गिरने की आवाज भी सुनाई देती है। फिर माइल्स को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो डेम्सी को चेतावनी देता है कि कमरा फिर से हिलने वाला है। हालांकि इस बार कमरे के घूमने के बजाय दीवारें अंदर की ओर खिसकने लगती है। माइल्स
माइल्स घबरा जाता है और एक दीवार को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब माइल्स जागता है तो उसे पता चलता है कि कमरा सिकुड़ गया है और उसे एक पैनिक अटैक आता है। जब डेम्सी फिर से कॉल करती है और बताती है कि उसका कमरा भी सिकुड़ गया है। जब उसे समझ में आता है कि माइल्स के साथ क्या हो रहा है तो वो उसे शांत करने के लिए कोमल शब्दों का यूज करती है। फिर डेम्सी चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अपना कंधा वापस जगह पे लगा रही होती है। माइल्स दीवार पर कुछ शब्द देखता है जो उसे समझ नहीं आते और डेम्सी पुष्टि करती है कि ये शब्द उसके कमरे में भी है। डेम्सी ये भी बताती है कि जब वो हाईवे पे थी तो किसी ने भी उसे नहीं पकड़ा था और वो एक मैसाचुसेट्स की जगह का बारे में बताती है। इससे माइल्स को एहसास होता है कि उनके लिए बात करना संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नेटवर्क ज्यादा दूर तक कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हो सकता है कि वो अभी भी इराक में ही है। डेम्सी भी घबरा जाती है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था करने में कई दिन लगेंगे और वो कहती है कि उसे वहाँ लगभग 1 घंटे हुए हैं और वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कोई उसे क्यों पकड़ेगा। लेकिन किडनैप होने से पहले उसने भी आसमान में वही चीजें देखी थी जो माइल्स ने देखी थी। इसके बाद माइल्स दीवारों के माध्यम से चिल्लाने लगता है ताकि यह पता चल सके कि डेम्सी उसकी बंकर पड़ोसी है या नहीं, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाती। वो सोचता है कि डेम्सी को उसका नंबर कैसे मिला और डेम्सी कहती है कि वो उसे छत पे दिखाई दिया। अचानक फोन दूसरी कॉल की घोषणा करता है और माइल्स डेम्सी को बाद में कॉल करने के लिए कहता है। एक आदमी किसी अन्य भाषा में बात करना शुरू करता है, इसलिए माइल्स अंग्रेजी में बात करने के लिए कहता है। वो व्यक्ति अंग्रेजी में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो जीत नहीं सकते क्योंकि वो समीकरण को हल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मरना होगा। माइल्स की स्पष्टीकरण मांगने से पहले ही वो कॉल समाप्त कर देता है और फोन फिर से डेम्सी के पास चला जाता है। माइल्स उससे पूछता है कि क्या उसे किसी समीकरण के बारे में पता है और वो अपने घाव पर पट्टी बदल रहा होता है, लेकिन डेम्सी को कोई समीकरण नहीं दिखता। फिर डेम्सी कुछ पैटर्न स्थापित करने की कोशिश करती है ताकि यह पता चल सके कि उन्हें क्यों चुना गया है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकती कि उन्हें ऐसे ही उठा लिया गया है। वो बताती है कि वो एक अलजेब्रा की टीचर है और एक पूर्व सैनिक से सगाई कर चुकी है। हालांकि अपने मंगेतर के बारे में बात करते वो बहुत खुश नहीं लगती और ये संकेत देती है कि युद्ध से लौटने के बाद वो बहुत बदल गया है। इसके बाद माइल्स स्वीकार करता है कि वो और उसकी पत्नी वर्तमान में अच्छे संबंध में नहीं है। फिर माइल्स अपने बैग से अंतिम राशन खाता है और दीवार पर लिखे शब्द को देखता है। कुछ शब्दों में साल 1951 और 2007 लिखे थे। माइल्स सोचता है कि वे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये साल नकली है क्योंकि उसके लिए ये 1991 है। डेम्सी हंसती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि माइल्स स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर रहा है और वो सोशल मीडिया और सेल्फी जैसी चीजों के बारे में बात करती है, लेकिन माइल्स उसे नहीं समझता। अचानक कमरा चमकने लगता है और एक शोर सुनाई देता है जिससे माइल्स के कानों से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी घड़ी चेक करता है और देखता है कि कमरे की गतिविधियां अधिक बार हो रही है। वो समय को अपने हाथ पर लिखता है, फिर वो अपने सिर को पकड़ लेता है और असहनीय दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वो कांपते हुए और सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए जागता है और फोन की घंटी बजने पर वो उसे उठाने में असमर्थ होता है। फिर दीवार पर उत्तर शब्द दिखाई देता है, इसलिए वो खुद को कॉल को लेने के लिए मजबूर करता है। वो डेम्सी को बताता है कि कमरे में पर्याप्त हवा नहीं है और आखिरकार देखता है कि कमरा और भी छोटा हो गया है। डेम्सी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो अपने थ्योरी साझा कर दी है। वो सोचती है कि वह माइल्स और अन्य लोग एक ही कमरे में एक ही समय पे हैं, बस अलग अलग सालों में। वो उसे दीवार पर कुछ बनाने के लिए कहती है और माइल्स एक एक्स बनाता है जो बाद में डेम्सी द्वारा बनाई गई एक हाथ की आकृति से घिर जाता है। उसके समय में यह साल 2020 है और वो चौथे आयाम के बारे में बात करती है और बताती है कि वो हमेशा गणित में औसत से बेहतर रही है, जिससे माइल्स स्वीकार करता है कि वो हमेशा से गणित में अच्छा रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। थका हुआ महसूस करते हुए माइल्स जमीन पे गिर जाता है और कहता है कि शायद ये प्राणी उनके शरीर पर परीक्षण कर रहे हैं और कमरे में अलग अलग बदलाव करके। वो डेम्सी से भविष्य के बारे में पूछता है और ये सुन के दुखी होता है कि युद्ध अभी भी चल रहा है। माइल्स इसे पिता का पाप कहता है और बताता है कि उसके अपने पिता ने वियतनाम में लड़ाई लड़ी थी और वो फिर से बेहोश हो जाता है। डेम्सी माइल्स का नाम पुकारती है और वो तुरंत जाग जाता है और ये कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। उसी क्षण माइल्स देखता है कि उसका अरबी डिक्शनरी उसके बैग से गिर गया है और उसमें कुछ शब्द दीवार पर लिखे हुए शब्दों से मेल खाते हैं। वो संदेश का अनुवाद करने लगता है और उसे फर्श पर लिखता है ताकि डेम्सी भी देख सके और अंत में परिणाम एक समीकरण होता है। डेम्सी इसे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के काम के रूप में पहचानती है जिसने उच्च आयामों के अध्ययन किया था, लेकिन वो उसे कभी पूरा नहीं कर सका। एक अन्य फंसे हुए व्यक्ति ने इसे एक सुराग के रूप में लिखा होगा, जिससे माइल्स और डेम्सी को एहसास होता है कि किडनैप किए गए लोग किसी न किसी तरह से गणित से जुड़े हुए हैं। अचानक कोई व्यक्ति अरबी समीकरण और अनुवाद दोनों पर लिखना शुरू कर देता है ताकि उन्हें ढक सके, इसलिए माइल्स जल्दी से जो उसे याद है उसे अपने हाथों पर लिख लेता है। फिर डेम्सी स्वीकार करती है कि वो एक शिक्षक के रूप में काम करती है, लेकिन वास्तव में उसके पास गणित में एक बहुत ही उन्नत डिग्री है। उसके मंगेतर ने उसे एक शिक्षक के काम दिलाया क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि वो बुद्धिमत्ता से बात करे। डेम्सी माँ से पूछती है कि क्या युद्ध ने उसे बदल दिया है और उसने किसी को चोट पहुंचाई है जिसे वो प्यार करता है, तो वो समझाता है कि युद्ध मनुष्य को जानवरों में बदल देती है और डेम्सी के मंगेतर के अपमानजनक होने का अनुमान लगाते हुए वो ये भी बताता है कि
उसके पिता उसकी माँ को पीटा करते थे, लेकिन माइल्स कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। जिस दिन उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने माइल्स को पुल आउट बेड पे फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। वो हिल भी नहीं सकता था और या सांस भी नहीं ले सकता था और वो केवल अपने पिता को अपनी माँ को पीटते हुए सुन सकता था। इसके बाद डेम्सी ध्यान केंद्रित करती है और समीकरण को याद करने में सफल होती है। इसलिए माइल्स इसे दीवार पर लिखने के लिए कहता है, इससे पहले कि कोई और बदलाव हो जाए। डेम्सी संघर्ष करती है क्योंकि वो दीवार को खरोचने के लिए चाबियों का उपयोग कर रही है, जिससे समय लगता है। उसी क्षण कमरा हिलने लगता है और मार्शल के हाथ जमीन पे चिपक जाते हैं। वो उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल काफी मजबूत हो गया है। जल्दी ही माइल्स के घुटनों को जमीन पे खींच लिया जाता है और गोली उसके घाव से बाहर निकल जाती है और उसका चेहरा भी जमीन पे लग जाता है, जिससे और अधिक खून बहने लगता है। माइल्स चिल्लाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर खिंचाव के बल का सामना करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह समाप्त हो जाता है। कांपते हुए माइल्स फोन तक पहुंचता है और स्क्रीन के टूटे हुए देखकर गाली देता है। फिर अलार्म बजता है और कमरा फिर से घूमने लगता है। अब यह छोटा हो गया इसलिए माइल्स दीवार से दीवार तक कूद सकता है, बजाय इधर उधर फेंके जाने के। इस बार घूमना अधिक समय तक नहीं रहता और कुछ ही सेकंड के लिए रोशनी चली जाती है। जब माइल्स फिर से देख पाता है तो वह देखता है कि कमरा और भी छोटा हो गया है। कांपते हुए और खुद को संभालने के लिए याद दिलाते हुए माइल्स फोन को आजमाता है। पहले कुछ नहीं होता और वो हार मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंततः डेम्सी जवाब देती है। दुर्भाग्यवश उसे विदेशी आदमी की कॉल से रोका जाता है, जो कहता है कि वे देख या जान नहीं सकते। आदमी बार बार कहता है कि उन्हें बलिदान में असफल होना चाहिए और माइल्स समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वो फोन काट देता है और वो फिर से डेम्सी से बात करता है। हालांकि उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। डेम्सी कहती है कि उसकी बांह टूट गई है और बैटरी भी खत्म हो रही है और मौत ही उनका एकमात्र विकल्प है। माइल्स को एहसास होता है कि वो पूरे समय विदेशी आदमी के साथ काम कर रही थी, इसलिए अंततः डेम्सी जो कुछ जानती है उसे साझा करती है। उन्हें एक उच्च प्रजाति द्वारा पकड़ा गया है जो यह जांच कर रही है कि क्या वे इंसानों की बुद्धिमत्ता या परीक्षण कर रहे हैं कि वे खतरा है या नहीं। डेम्सी सोचती है कि मानवता इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो एलियंस को सामना कर सके, लेकिन माइल्स कसम खाता है कि वो एक पर्याप्त एकाग्रता के साथ कमरे का नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जब डेम्सी समीकरण के बारे में सोचती है कि कैसे समाधान ही बचने का उत्तर हो सकता है तो रोशनी चली जाती है और अंधेरे में माइल्स को चिल्लाते और एलियंस को गाली देते हुए सुना जा सकता है, जबकि डेम्सी के उसे शांत करने के प्रयासों को वो नजरअंदाज करता रहता है। अचानक माइल्स को युद्ध के समय और अपने पिता द्वारा अपनी माँ को पीटे जाने का फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे वो मानसिक यातना के तहत चिल्लाने लगता है। वो फर्श पर तड़पते हुए अपनी बंदूक तक पहुंचता है, लेकिन अपने सिर में चल रही चीजों से खुद को बचा नहीं सकता। अंततः फ्लैशबैक बंद हो जाता है और माइल्स एलियन से कहता है कि वो जीत गए हैं, इसलिए वो उनसे सब कुछ समाप्त करने के लिए कहता है। वो रोते हुए अपनी बंदूक को तैयार करता है ताकि वो खुद को खत्म कर सके। वो कहता है कि वो अपने सभी आघातों का सामना नहीं कर सकता और अपने पिता से पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, और ये स्वीकार करते हुए कि वो धीरे धीरे अपने पिता की तरह बनता जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो खुद को याद दिलाता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है और माइल्स बंदूक को नीचे रख देता है और डेम्सी को कॉल करता है और डेम्सी भी रो रही होती है। उसने अपने मंगेतर का फ्लैशबैक देखा था और स्वीकार करती है कि उसका मंगेतर उसे पीटा करता था और उसके निशान आज भी है। एक दिन उसने आखिरकार भागने की कोशिश की और उसने इतनी तेजी से हाईवे पर गाड़ी चलाई कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तभी एलियस ने उसे पकड़ लिया। डेम्सी माइल्स से पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई है, तो माइल्स जवाब देता है कि नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में सोचा है। किन्ना से डेम्सी फोन काट देती है और फिर विदेशी आदमी से एक कॉल आता है जो माइल्स को समीकरण हल करने की कोशिश करने के लिए डांटता है। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें जीतना नहीं चाहिए क्योंकि तब मनुष्य भी एलियन जितने बुरे खतरे बन जाएंगे। इन प्राणियों को भी पृथ्वी को खतरे के रूप में देखना चाहिए, नहीं तो वो भी प्रतिक्रिया देंगे, इसका कोई पता नहीं है, इसलिए उन्हें मासूम लैब के चूहों की तरह दिखावा करना चाहिए। अचानक अलार्म बजता है और कमरा फिर से सिकुड़ने लगता है और माइल्स इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और जल्द ही उसका शरीर बहुत तंग जगह में मुड़ जाता है। उसी क्षण डेम्सी फिर से कॉल करती है और वही सवाल पूछती है, इसलिए माइल्स कसम खाता है कि उसने कभी अपने परिवार को नहीं मारा। उसके पास इच्छाएं थी लेकिन उसने अपने पिता जैसा बनने से बचने के लिए अपने आप से लड़ाई की। माइल्स सोचता है कि वह बीमार है, इसलिए डेम्सी को समीकरण हल करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है और उसे बाहर निकलने का हक है। और डेम्सी ने जो कुछ भी झेला है उसके लिए वो उससे माफी मांगता है और डेम्सी उसे माफ कर देती है। माइल्स उसे कहता है कि वो उसके परिवार को ढूंढे और बताए कि वो उनसे प्यार करता है। अब डेम्सी में समीकरण को पूरा करने की ताकत है, कमरे की हरकतों के बीच के समय को सुराग के रूप में इस्तेमाल करके। उत्तर 1 है, इसलिए डेम्सी कमरे को नियंत्रण करने का और उसे एक बार घुमाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। डेम्सी इसके बारे में सोचती है और महसूस करती है कि अकेला व्यक्ति खतरा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि पूरी मानवता एक है। एलियंस ये देखना चाहते हैं कि क्या मनुष्य लड़ाई छोड़ने और एक साथ काम करने में सक्षम है। माइल्स ध्यान केंद्रित करता है और डेम्सी की मदद करने के लिए कमरे को धक्का देने लगता है और यह जोड़ी एक साथ चीखती है जब तक कि कमरा अचानक एक उज्जवल प्रकाश में विस्फोट
नहीं हो जाता। उनके सदमे के लिए डेम्सी और माइल्स एक दूसरे के हाथ छूते हुए और प्रकाश में तैरते हुए दिखते हैं। दीवार के पैनल उनके चारों ओर तैरते हैं और उन सभी अन्य लोगों को दिखाया जाता है जिनका अपहरण किया गया था। इसका मतलब है कि उन्होंने समीकरण को हल कर लिया है और सभी पीड़ितों को मुक्त कर दिया गया है। डेम्सी और माइल्स एक दूसरे को हेलो कहते हैं और मुस्कान साझा करते हैं, इससे पहले कि वो फिर से प्रकाश में गायब हो जाते। कुछ सेकंड बाद माइल्स फिर से इराक में दिखाई देता है और वो अपनी टीम के पास वापस जाने लगता है, क्योंकि वो एक सायरन को बजते हुए और एक विमान को उड़ते हुए देखता है और वो देखता है कि अमेरिकी सैनिक आसमान में किसी खतरनाक चीज को देख रहे हैं।